हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नवजोत वर्मा और आप देख रहे हैं एमिनेंट लॉ क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को। और साथ में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस को और इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल एलिमेंट्स को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, पर इंडियन लॉ के द्वारा कुछ स्पेशल टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। जो शब्द है इंडेमनिटी, उसका मतलब है एक ऐसा प्रॉमिस जो कि व्यक्ति को बचाता है, उसे लीगली हार्मलेस रखता है किसी पर्टिकुलर एक्ट या फिर इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंस से। इंग्लिश लॉ में जो बताया गया शब्द इंडेमनिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। ये लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर सभी प्रकार के इंश्योरेंस को कवर करता है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ बताया गया है इंडेमनिटी के बारे में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 बताता है इंडेमनिटी के बारे में। ये इंग्लिश लॉ के कंपैरिजन में इतना ब्रॉड नहीं है। सेक्शन 124 बताता है कि इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेव करने का प्रॉमिस करता है। सपोज एक व्यक्ति है X और एक व्यक्ति है Y, तो यहाँ पर अगर X इंडेमनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो X इंडेमनीफायर है। ये Y से प्रॉमिस करता है कि Y को अगर कोई लॉस हो जाता है X की वजह से या फिर किसी अन्य व्यक्ति की वजह से, तो ये उस लॉस के लिए कॉम्पनसेट करेगा। जैसा कि हम देखते ही हैं इंश्योरेंस के केस में कि इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है फ्यूचर में, तो ये कंपनी आपके लिए कॉम्पनसेट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो लॉस है उसे कॉम्पनसेट किया जाता है, उसे रेक्टिफाई किया जाता है। हाँ, पर यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि जब हम यहाँ पर लॉस के बारे में बात करते हैं तो वो उस लॉस के बारे में बात करते हैं जो कि किसी ह्यूमन के द्वारा कॉज किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए कि सी पर आपके गुड्स रखे हुए थे, अचानक से वहाँ पर तूफान आता है और आपके गुड्स को नुकसान पहुँच जाता है, तो ऐसे केस में आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, क्योंकि ये लॉस आपको किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है। जो व्यक्ति इंडेमनिटी प्रोवाइड करता है उसे इंडेमनीफायर कहा जाता है, और जिस व्यक्ति को इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड कहा जाता है। जो इंडेमनिटी का प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन 1942। इस केस में बताया गया था कि जो सेक्शन 124 है और जो सेक्शन 125 है, ये दोनों सेक्शंस लीगली सफिशिएंट नहीं हैं। इसलिए जो इंडियन कोर्ट्स हैं उन्हें उन इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करना चाहिए जो कि इंग्लैंड में अप्लाई किए जाते हैं। एसेंशियल्स ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट तो ये है कि यहाँ पे दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, प्रॉमिसर या फिर जिसे हम इंडेमनीफायर भी कहते हैं, और प्रॉमिसी जिसे हम इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रॉमिसी है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी लॉस से। ये जो लॉस है या तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है या फिर ये प्रॉमिसर के द्वारा हो सकता है, पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये सिर्फ किसी व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है, किसी और चीज़ के द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि वहाँ पर तूफान आ गया था और उस वजह से गुड्स को लॉस हुआ था, तो यहाँ पर हम ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? अब जैसे आपका बैंक में अकाउंट है और बैंक की किसी गलती की वजह से आपको पैसे का नुकसान हो जाता है, तो ये इम्प्लाइड है कि यहाँ पर बैंक को आपको उस नुकसान से बचाना होगा, आपको कॉम्पनसेट करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो जनरल लॉ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक, वो सारे ही प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट पर भी। जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी होते हैं, सेम वही।
इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड के बीच में। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। इस कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है प्रॉमिस को या फिर डिस्चार्ज किया जाता है लाइबिलिटी को। ऐसा प्रॉमिस जिसे परफॉर्म किया जाना था किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, या फिर ऐसी लाइबिलिटी जिसे डिस्चार्ज किया जाना था किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, और वो व्यक्ति अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो यहाँ पर जो व्यक्ति गारंटी प्रदान कर रहा है इस व्यक्ति को उस व्यक्ति का कार्य पूरा करना पड़ता है। जो व्यक्ति गारंटी प्रदान करता है ऐसे व्यक्ति को श्योरिटी कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति जिसके डिफॉल्ट में गारंटी दी गई है ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल डेटर कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे गारंटी दी गई है ऐसे व्यक्ति को क्रेडिटर कहा जाता है। गारंटी ओरली भी दी जा सकती है और रिटन में भी दी जा सकती है। इंग्लिश लॉ में जो वर्ड गारंटी है उसे डिफाइन किया गया है अ प्रॉमिस टू आंसर फॉर डेट, डिफॉल्ट और मिसकैरेज ऑफ अनदर। एक ऐसा प्रॉमिस जिसके अंतर्गत आप किसी अन्य व्यक्ति के डेट के लिए, डिफ़ॉल्ट के लिए या फिर मिसकैरेज के लिए जवाबदार होंगे। चलिए अब गारंटी को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जो कि बी से कोई सामान खरीदता है, और यहाँ पर सी एक व्यक्ति है जो कि कहता है कि जो सामान ए ने बी से खरीदा है अगर ए उसके पैसे नहीं चुकाता है बी को तो यहाँ पर सी उस पैसे को चुकाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में ए हो गया प्रिंसिपल डेटर, बी हो गया क्रेडिटर और सी हो गया श्योरिटी। तो यहाँ पर जो प्राइमरी मोटिव है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का वो है एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना क्रेडिटर को। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर के प्रेजेंस में ही हो सकता है। जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उसके अंदर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स इसके भी हैं, तो उन सभी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। यहाँ पर श्योरिटी को कंसिडरेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। आप गारंटी को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो किसी बात को छुपाकर या फिर बातों को मिसरिप्रेजेंट करके, जैसा कि बताया गया है सेक्शन 142 और सेक्शन 143 में। अगला कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो शब्द बेलमेंट है वो आता है फ्रेंच वर्ड बेलियर से, जिसका मतलब होता है डिलीवर करना। बेलमेंट को डिराइव किया गया है वर्ड्स हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजेशन से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 148 बताता है कि जब किसी सामान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इस कंडीशन के साथ में कि जो सामान दिया गया है वो सामान वापस लौटाया जाएगा या फिर देने वाले व्यक्ति के डायरेक्शंस के हिसाब से उस सामान को डिस्पोज कर दिया जाएगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट कहा जाता है। बेलर वो व्यक्ति होता है जो कि सामान को प्रदान करता है और बेली वो व्यक्ति होता है जिसे सामान प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए बेलमेंट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। सपोज दो फ्रेंड्स हैं, लेट्स से उनका नाम है एक्स और वाई। यहाँ पर वाई एक्स से ज्वेलरी मांगने के लिए आती है कि उसे पार्टी में जाना है, उसे ज्वेलरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो उसे उस ज्वेलरी को प्रोवाइड कर देती है और उससे कहती है कि इसे वापस से रिटर्न करना। देखिए यहाँ पर जो एक्स है वो जब ज्वेलरी प्रोवाइड कर रही है वाई को तो हमेशा के लिए नहीं दे रही है, उसकी ओनरशिप नहीं दे रही है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए उस ज्वेलरी को प्रोवाइड कर रही है कि आप इसको यूज़ कर लो और उसके बाद आप इसे रिटर्न कर देना। तो हम इसे बेलमेंट कह सकते हैं। जो कि एक्स ने इस ज्वेलरी को प्रोवाइड किया है तो ये हो गया बेलर, और जो वाई ने इस ज्वेलरी को एक्सेप्ट किया है और रिटर्न करने का वादा किया है तो ये हो गया बेली। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्पोज करने की जो बात की गई है उसका क्या मतलब है। मान लीजिए अगर एक्स वाई से कहती कि एक बार जब तुम इस ज्वेलरी को यूज़ कर लो तो तुम इस ज्वेलरी को जेड को दे देना क्योंकि उसको भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है वाई को कि उसको ज्वेलरी को किस तरह से डिस्पोज करना है। बेलमेंट में पोजेशन को टेम्परेरीली डिलीवर किया जाता है। अगर यहाँ पर ओनरशिप को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो फिर ये बेलमेंट नहीं कहलाता है। अगर कोई चीज़ सिर्फ थोड़े समय के लिए दी जाती है और उसको वापस लिया जाता है या फिर उसको डिस्पोज करने का आदेश दिया जाता है तो फिर ये बेलमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है तिलेंद्र नाथ महांता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2002।
इसमें बताया गया था कि ये बेली की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामान के साथ में इस तरह से डील करे जैसा कि बेलर के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। चलिए अब बेलमेंट के एसेंशियल्स को देखते हैं। यहाँ पर कुछ सामान के पोजीशन की डिलीवरी होना जरूरी है। यहाँ पर कुछ सामान को डिलीवर किया जाना चाहिए किसी पर्पस के लिए, और एक बार जब पर्पस फुलफिल हो जाता है तो यहाँ पर जो सामान है वो वापस से रिटर्न किया जाना चाहिए बेलर को। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज जिसे पॉन भी कहा जाता है, ये एक ऐसा बेलमेंट है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। इसे डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यहाँ पर सामान को सिक्योरिटी की तरह रखा जाता है। जब तक सामने वाला व्यक्ति उधार नहीं चुकाता है या फिर अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है, तब तक ये सामान सामने वाले व्यक्ति के पास में एज सिक्योरिटी रहता है। यहाँ पर जो बेलर है उसे पॉनर कहा जाता है या फिर प्लेजर कहा जाता है, और जो बेली है उसे पॉनी कहा जाता है या फिर प्लेजी कहा जाता है। जिस भी चीज़ को प्लेज किया जाता है वो पॉनी की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है या फिर उसमें पॉनी का स्पेशल इंटरेस्ट होता है। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी रखवाई जाती है, इस स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति जो उधार है उसे चुकाता रहे या फिर अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करता रहे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी रखवाई गई है उसे बेचा जा सकता है। जो प्लेज्ड प्रॉपर्टी का स्पेशल नेचर है इसे समझाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ बिहार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 1971 के केस में बताया कितनी बार ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जब जो प्लेज है उसमें पॉनर का जो इंटरेस्ट है वो लिमिटेड होता है, फिर भी यहाँ जो प्लेज है वो वैलिड रहेगी, जैसा कि बताया गया है सेक्शन 179 में। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के एसेंशियल्स क्या हैं। यहाँ पर बेलमेंट ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए किसी पेमेंट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए, जिसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति पेमेंट प्रोवाइड करे या फिर अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करे, इसलिए यहाँ पर कोई सिक्योरिटी मौजूद होना जरूरी है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी रखाई जाती है वो सामान होना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सिक्योरिटी के रूप में किसी इंसान को ना रखवा दे। जिस सामान को सिक्योरिटी में रखवाया जा रहा है वो सामान एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर प्लेजर के द्वारा प्लेजी को सामान डिलीवर किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 182 कहता है एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एम्प्लॉय किया जाता है उन एक्ट्स या फिर एक्टिविटीज के लिए जो कि एजेंट किसी अन्य व्यक्ति के लिए कमिट करेगा, और यहाँ पर एजेंट किसी व्यक्ति को थर्ड पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा व्यक्ति जो कि एजेंट को एम्प्लॉय करता है कि एजेंट उसके बिहाफ पे एक्टिविटीज करे और उसको रिप्रेजेंट करे, ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है। जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर इसको किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है कि यहाँ पर एजेंसी का रिलेशनशिप था, तो इसके लिए एक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लून करण सोहन लाल वर्सेस जॉन एंड कंपनी 1967 के केस में। जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है उसे कई तरीकों से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट के द्वारा, कंडक्ट या फिर सिचुएशन के द्वारा, केस की नेसेसिटी की वजह से, या फिर हस्बैंड वाइफ के केस में प्रिजम्पशन ऑफ एजेंसी की वजह से। अब यहाँ पर एजेंसी के एसेंशियल्स क्या हैं? सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट तो ये है कि एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। जो प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कॉम्पिटेंसी क्या है ये हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति है वो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, तो इन सारी जितनी भी बातें हैं उन सबको फुलफिल करना जरूरी है। सेक्शन 184 बताता है कि एजेंट एक कनेक्टिंग लिंक है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो एजेंट है वो कॉम्पिटेंट हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके थर्ड पार्टी के साथ में प्रिंसिपल के बिहाफ पे। पर हाँ, यहाँ पर एजेंट को कॉम्पिटेंट होने की जरूरत है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रिंसिपल के साथ में। जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ आज से ये जो व्यक्ति है ये इस व्यक्ति का एजेंट है, तो उस टाइम पे एजेंट का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है वो लीगल रिलेशंस में एंटर करने के लिए किया जाना चाहिए। जब बात आती है एजेंसी की तो यहाँ पे कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि बताया गया है सेक्शन 185 में। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें हमने देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है।